पीपल कॉल हिम द रियल लाइफ आयरन मैन। अपने एक ट्वीट से ये बंदा पूरा क्रिप्टो मार्केट हिला देता है। द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी Dogecoin has climbed significantly following a tweet from Elon Musk. The world wants to be like him. Every kid, every startup founder dreams to be like him. वो बंदा खुद पब्लिकली बोलता है, आई एम नॉट श्योर आई वांट बी मी। मतलब जो बंदा पूरी दुनिया के लिए आइडल है, हर कोई इसके जैसा बनना चाहता है, वो खुद बोलता है कि मैं खुद भी मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? $440 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ। ये इतना पैसा है कि दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी ऑलमोस्ट इनसे $200 बिलियन से कम है। इस बंदे की 2 वाइफ्स रह चुकी हैं, कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, इनके 12 बच्चे हैं। ये बंदा चाहे तो रातों रात एक छोटी मोटी कंट्री खरीद सकता है। वो आज अकेला 375 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। इसका कोई बच्चा इसके साथ नहीं रहना चाहता। इसका कोई ऐसा को-फाउंडर नहीं है, कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसके साथ इसका पंगा ना हुआ हो। यहाँ तक कि कोई एम्प्लॉय भी इसके साथ डायरेक्ट काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उन्हें सीधा फायर कर देता है। यार, एक तरफ ये बंदा सुपर हीरो लेवल की चीजें कर रहा है, दुनिया उसके जैसा बनना चाहती है, और दूसरी तरफ ये खुद से फ्रस्ट्रेटेड है। कोई इसके साथ लॉन्ग टर्म टिकता ही नहीं है। मैंने पिछले 2 महीने में ये 700 पेजेस की किताब पढ़ डाली, तो मुझे लगा कि यार इस पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, जिसे देखने के बाद किसी को भी इलॉन मस्क को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। पर रिसर्च में मुझे इस बंदे के ऊपर इतना डेटा मिला कि मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, और ये है पार्ट 1। सो एंजॉय टुडेज एपिसोड, इलॉन मस्क, अ जीनियस और अ साइको। अगर आप कमेंट बहुत बार देखी होगी दैट इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इन वीडियोस में इंडियंस की कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें होती हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जब मैं इलॉन मस्क के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे उनकी कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें मिली जो कोई नॉर्मल बंदा कभी करने की सोच भी नहीं सकता। इलॉन मस्क जब छोटे थे तब उनको स्कूल में बुली किया जाता था। उनका कोई दोस्त भी नहीं था, इसीलिए इलॉन स्कूल जाने की जगह मोस्टली बुक्स पढ़ते रहते थे। जब इलॉन अपनी मॉम के साथ डर्बन में रहते थे, तब उन्होंने वहां की एक लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थीं, वो सारी की सारी बुक्स पढ़ डाली थीं। आई मीन ही रेड एवरीथिंग इन द लाइब्रेरी इन डर्बन। सो एक बार इलॉन और उनकी बहन एक साथ बैठे थे, और उनकी बहन उनसे कहती है कि मून हमसे 10 लाख माइल्स दूर है। लेकिन इलॉन, जो उस वक्त 10 से 11 साल के रहे होंगे, वो कहते हैं कि मून 10 लाख माइल्स नहीं, बल्कि 2,39,000 माइल्स दूर है। ही वॉज दैट एक्यूरेट। आप इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में जब एक 5 साल का बच्चा स्कूल बस से घर आता है, तब उसकी मम्मी उसको गेट से घर तक लाने के लिए भी बाहर जाती है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? एक बार क्या हुआ था कि जब इलॉन 5 साल के थे, तब उनके एक कजिन की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन उसी दिन इलॉन मस्क स्कूल में एक बच्चे से झगड़ा करके आए थे, इसीलिए उनकी मम्मी ने उनको एज अ पनिशमेंट घर पर ही छोड़ दिया, और बाकी सब पार्टी में चले गए। अब ये 5 साल का बच्चा क्या करता है? देखो, इलॉन ने डिसाइड किया कि वो खुद से ही उस पार्टी में चला जाएगा। लेकिन अब उसके सामने चैलेंज ये था कि उसके कजिन का घर वहां से 2 घंटे के डिस्टेंस पर था, और क्योंकि इलॉन सिर्फ 5 साल का था, तो उसके पास ना कोई बाइक और ना ही कोई कार थी। तो गेस करो कि उसने पार्टी में पहुंचने के लिए क्या ऑप्शन चूज किया होगा? इलॉन लिटरली पैदल निकल जाते हैं। वो इतने छोटे थे कि उनको रोड साइंस भी समझ में नहीं आते थे। लेकिन कभी तो एक बार वो अपने कजिन के घर गए थे, तब उन्होंने कार से रास्ता देख लिया था, और बस उसी मेमोरी के बेसिस पर वो चलते चलते अपने कजिन के घर पहुंच गए। इलॉन को वहां पर ऐसे अचानक देखकर उनकी मां बहुत डर गई, और उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कभी भी इलॉन को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी। इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स, इसका तो ये बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। अब वाई इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स, ये तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन इलॉन मस्क का नाम इलॉन रखने के पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इलॉन के मॉम डैड एक बार वेकेशन मनाने फ्रांस गए थे। वहां एक नीस नाम का शहर है, एंड उसी ट्रिप पर और उसी शहर में इलॉन की मां मे मस्क को उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में किसी बच्चे का नाम रखना होता है तो मोस्टली भगवान के नाम पर या किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पर रखा जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों का नाम ज्यादातर पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर या किसी चीज से पर्सनल कनेक्शन के बेसिस पर या फिर ऐसे ही कुछ तो यूनिक नाम रखा जाता है, ताकि वो बच्चा बाकी लोगों में स्टैंड आउट करे। तो ऐसे ही जब मे मस्क को प्रेगनेंसी की न्यूज़ फ्रांस के नीस शहर में मिली, तो उन्होंने सोच लिया था कि इस बच्चे का नाम नीस रख देते हैं, और इवन उनके हस्बैंड एरोल को भी ये आइडिया पसंद आ गया था। लेकिन बाद में पता नहीं उन्हें क्या लगा, और मे ने अपने ग्रैंडफादर मिस्टर जे एलन हॉल्डमैन के नाम पर बच्चे का नाम फाइनली इलॉन रख दिया।
अब इलॉन के ऊटपटांग हरकतों की बात चल ही रही है, तो अब थोड़ा उनके दादा परदादाओं की ऊटपटांग हरकतें भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और इलॉन की फैमिली को मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इलॉन की फैमिली ट्री पर रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस हुआ। जिस तरह इलॉन मस्क एकदम चिल और एडवेंचरस हैं, वैसे ही उनके दादा परदादा भी एकदम चिल और एडवेंचरस थे। इलॉन के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने टाइम पर साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन से लेकर अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स तक की एक रेस जीती थी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन दोनों कैपिटल्स में डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इलॉन की जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी, वो कनाडा की फर्स्ट फीमेल कायरोप्रैक्टर थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इलॉन के जो नाना नानी थे, वो 1954 में सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन में साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। और ऐसा करने वाले वो पूरी दुनिया के इकलौते लोग थे। और हैं इंटरेस्टिंग, इस ट्रिप में उनका पिट स्टॉप इंडिया भी था, और तब उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया था। इनकी फैमिली की ऐसी हरकतों से इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स तो छोड़ो, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इलॉन का पूरा खानदान ही इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स। इलॉन की फैमिली देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं इलॉन के फैमिली जीन्स ही इनमें कॉपी पेस्ट हुए हैं। तभी ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसी अतरंगी चीजें कर डालता है। कभी कभी वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि जब इलॉन कनाडा के कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, तब उनके पास दो ऑप्शंस थे, क्वींस और वाटरलू। अब कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ये डिसीजन लेता कि मैं वहां पर एडमिशन लूंगा जहां पर पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इलॉन ने वो कॉलेज चूज किया जहां पर लड़कियां ज्यादा थीं। लिटरली लड़कियों के लिए इलॉन ने क्वींस में एडमिशन लिया था, क्योंकि इलॉन को लगता था कि प्रोफेसर्स के पास जितना नॉलेज है उतना तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मुझे पढ़ाई की तो जरूरत नहीं है। अब इलॉन की ऐसी हरकतें सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि यार ये बंदा सच में जीनियस है या साइको। इवन कई लोगों को आज तक इलॉन के रिलेशनशिप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, देखो इलॉन की फर्स्ट वाइफ थी जस्टिन विल्सन। जनवरी 2000 में इलॉन की इनसे शादी हुई और 2008 में इनका डिवोर्स हो गया। जस्टिन के साथ इलॉन के टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। इसके बाद 2010 में इलॉन ने ब्रिटिश एक्ट्रेस टलू राइली के साथ शादी की और 2012 में उसको भी डिवोर्स दे दिया। लेकिन इस डिवोर्स के सिर्फ 1 साल बाद यानी 2013 में फिर से राइली के साथ शादी की और उसके 3 साल बाद यानी 2016 में फिर से उसको डिवोर्स दे दिया। लेकिन लगभग 5 साल साथ रहने के बाद भी इलॉन और राइली का एक भी बच्चा नहीं है। अब इसके बाद इलॉन ने कनेडियन सिंगर ग्राइम्स को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन ग्राइम्स से शादी किए बगैर ही उसके साथ इलॉन के 3 बच्चे हुए हैं। अब ग्राइम्स से भी ब्रेकअप होने के बाद इलॉन ने अपनी कंपनी न्यूरालिंक की एम्प्लॉय शिवॉन जेलिस को डेट करना शुरू कर दिया, और अब शिवॉन के साथ भी उनके 3 बच्चे हैं, यानी एक बीवी और 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलकर आज इलॉन के टोटल 11 बच्चे हैं। और इवन इस सब के बाद अब इलॉन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नताशा बैसेट को डेट कर रहे हैं। ये तो हो गई उनकी पर्सनल लाइफ। चलो अब उनके प्रोफेशनल लाइफ की ऊटपटांग हरकतें सुनते हैं। इलॉन ने 2006 में अपनी पहली कार का प्रोटोटाइप रेडी किया था और उसके पीआर के लिए एक बड़ा सा इवेंट प्लान किया गया था। अब इंटरेस्टिंग, मार्टिन एबरहार्ट जो टेस्ला के को-फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने इलॉन मस्क के टेस्ला ज्वाइन करने से पहले ही कंपनी के लिए जेसिका स्विटर को एज अ पीआर चीफ अपॉइंट किया था। इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो, अगर किसी काम को करने में हम अपनी पूरी जी जान लगा दें और उसका क्रेडिट कोई और छीन ले तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलर इलॉन मस्क की बात करूं तो वो इसमें एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो क्या हुआ था कि टेस्ला के इस इवेंट में इस पीआर एजेंसी ने मार्टिन एबरहार्ट को टेस्ला रोडस्टर का पूरा क्रेडिट दे दिया और इलॉन मस्क को सिर्फ एज एन अर्ली इन्वेस्टर और प्रमोटर के तौर पर दिखाया। इलॉन को यह बात इतनी खटक गई कि उन्होंने टेस्ला के वीपी को मेल कर दिया कि टेस्ला की पीआर चीफ जेसिका स्विटर को इमीडिएट फायर किया जाए। इवन पीसीजीएस तक को बोल दिया गया कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो पीसीजीएस और टेस्ला के बीच कोई भी डील नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ क्रेडिट के लिए इस हद तक जा सकता है? और अगर इनकेस जाएगा भी तो इस वे में नहीं जाएगा। इलॉन जैसा थोड़ा साइको इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये जो पंगा था वो तो फिर भी अपने कोवर्कर्स वाला पंगा था, लेकिन आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि एक बार इलॉन मस्क सीधा अगर ये बात यहां तक पहुंची कैसे। देखो, सितंबर 2016 में जकरबर्ग को अपना $200 मिलियन का सैटेलाइट, जो कि अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में इंटरनेट एक्सेस देने के लिए बनाया गया था, उसे इलॉन के स्पेसएक्स रॉकेट को यूज करके लॉन्च करवाना था। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते लॉन्च से पहले ही एक टेस्टिंग एक्सीडेंट में यह सैटेलाइट एक्सप्लोड हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद जकरबर्ग अपने ऑलमोस्ट 1 साल बाद मार्क एक दिन फेसबुक से टेस्ला और स्पेसएक्स के ऑफिशियल पेजेस को भी डिलीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि वैसे भी ये पेजेस उन्हें बकवास लगते थे।
अब इस पूरे मैटर के कुछ दिन बाद इलॉन अपनी गलती को एडमिट करते हैं कि ज़करबर्ग के सैटेलाइट फेलियर में स्पेसएक्स की गलती थी। लेकिन इस ट्वीट में वो एक और बात ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं कि ज़करबर्ग ने वैसे भी इंश्योरेंस तो लिया ही है, पर फिर भी अगर उनको लगता है कि उनका नुकसान हुआ है तो स्पेसएक्स उनका एक लॉन्च फ्री में कर देगी। लेकिन इन सब के बीच अब अचानक से ये केज फाइटिंग कहाँ से आ गया? तो ये बात ऑलमोस्ट सबको पता है कि इलॉन मस्क के अक्वायर करने के बाद मार्क ज़करबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च किया था और इसके लॉन्च से पहले ही इसके कई सारे रूमर्स भी स्प्रेड हो चुके थे। उसी बीच इलॉन ने सार्कास्टिकली एक ट्वीट कर दिया था कि दुनिया ज़करबर्ग के इशारों पे नाचने का और वेट नहीं कर सकती। अब एक रैंडम यूजर ने इस ट्वीट के रिप्लाई में मजाक में एक बात कही कि ज़करबर्ग को जुजुत्सु, जो कि एक टाइप का मार्शल आर्ट्स है, वो आता है। इलॉन बीइंग इलॉन, वो इसका रिप्लाई करते हैं कि जरूरत पड़ी तो वो एक केज फाइट करने के लिए भी रेडी है। अब शायद हो सकता है कि इलॉन ने ये बात ऐसी मजाक मजाक में कही होगी, लेकिन ज़करबर्ग ने इसे सीरियसली ले लिया और इलॉन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर सीधा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दिया कि आपने आज तक यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें इलॉन मस्क के डेडिकेशन की, अपने काम को लेकर ऑब्सेशन की बातें होती हैं। इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क। लेकिन आई कैन बेट कि आपने आज तक इलॉन मस्क के बारे में सिर्फ 1% बातें सुनी हैं। इलॉन मस्क की वो 99% बातें। उन्होंने खुद से पास्कल और टर्बो C++ जैसी लैंग्वेजेस में कोड लिखना तक सीख लिया। सिर्फ 2 साल के अंदर ये बंदा इस लेवल की कोडिंग सीख गया था कि उसने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम डेवलप कर दिया। और तो और इस गेम को पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की मैगजीन को $500 में बेच भी दिया। इलॉन अपने गोल्स को लेकर कितने ऑब्सेस्ड हैं, ये तो सिर्फ उसकी एक झलक थी। सितंबर 2000 में इलॉन को कंपनी में स्टेक होल्डर थे, बट उनके पास कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। अब एक नॉर्मल बिजनेसमैन इस सिचुएशन में क्या करता? या तो कोई न्यू कंपनी शुरू करता या अपने कंपनी से जो पैसा आ रहा है उस पर अय्याशी करता। लेकिन इलॉन ने इन दोनों ऑप्शंस को छोड़कर एक तीसरा ही ऑप्शन चूज कर लिया। इलॉन ने एक एयरप्लेन खरीदा और पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पायलट लाइसेंस के लिए आपको मैंडेटरी ट्रेनर के साथ 50 घंटे प्लेन उड़ाना होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने में लोगों को कई महीने तक लग जाते हैं। लेकिन अगेन, इलॉन के अंदर किसी भी काम को पूरा करने का जो ऑब्सेशन है ना, उसके चलते इस बंदे ने इस 50 घंटे की ट्रेनिंग को सिर्फ 3 हफ्तों में कंप्लीट कर दिया। इवन इसके बाद इलॉन ने एरो वुडो कोडी L-39 एल्बाट्रॉस नाम का एक फाइटर जेट भी खरीद लिया। इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स आज मार्स पर जाकर उसको कॉलोनाइज करने का प्लान कर रही है। लेकिन इलॉन बताते हैं कि उनको ये आइडिया वो जब 10 साल के थे तब एक बुक पढ़कर आया था, और यही इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज आगे चलकर इनकी लाइफ का मेन गोल बन गया। 2001 से ही इस मार्स मिशन को लेकर वो इतना ऑब्सेस हो गए कि इलॉन ने मार्स ओएसिस नाम का एक मिशन प्लान किया, जिसमें वो एक ग्रीन हाउस मार्स पे भेजने वाले थे, जिसके लिए उन्हें $3 मिलियन खर्चा आने वाला था। और ये सब करने के पीछे उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि ये देखकर यूएस गवर्नमेंट मार्स कॉलोनाइजेशन के आइडिया को लेकर सीरियस हो जाए। इतना ही नहीं, इवन इस मार्स ओएसिस मिशन के लिए इलॉन को रॉकेट्स चाहिए थे, जिसके लिए वो फरवरी 2002 में रशिया चले गए और वहां पर बस 2 एक्सपायर्ड रॉकेट्स खरीदने के लिए $18 मिलियन देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बावजूद इसके वो डील क्रैक नहीं हो पाई। पर जब इलॉन रशिया से वापस आ रहे थे तब उन्होंने फ्लाइट में ही खुद से रॉकेट बनाने का प्लान बना लिया और उसके तुरंत बाद एक रॉकेट में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। इलॉन अपने इस प्लान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर यानी 14 मार्च 2002 को उन्होंने खुद की ही कंपनी स्पेसएक्स शुरू कर दी। इनिशियली इस कंपनी के अंदर उन्होंने एक मिड साइज रॉकेट बनाना शुरू किया। अब उस टाइम पर क्या होता था कि रॉकेट्स बनाने के लिए ज्यादातर कंपोनेंट्स एरोस्मिथ सप्लाई करते हैं, और इवन जब इलॉन ने कार्बन फाइबर, मेटल, फ्यूल और बाकी मटेरियल जो रॉकेट्स बनाने में यूज होते हैं उनकी कॉस्ट को जब मोटा मोटा कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि अगर वो खुद रॉ मटेरियल खरीद कर एक रॉकेट बना देंगे तो वो उन्हें रेडीमेड रॉकेट से 50 गुना सस्ता पड़ेगा। तो यहां पर इलॉन ने डिसाइड किया कि जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना वो इन हाउस ही प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट में लिक्विड फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व के लिए एक सप्लायर $5 लाख डिमांड कर रहा था, तो इलॉन ने कहा कि छोड़ो इसको, हम खुद ही बनाएंगे। ऐसी एक सप्लायर एक्चुएटर के लिए, एक्चुएटर बेसिकली रॉकेट की डायरेक्शंस, लैंडिंग और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। तो इस एक्चुएटर के लिए एक सप्लायर $1.2 लाख चार्ज कर रहा था। तो इस पर इलॉन ने कहा कि इस एक्चुएटर को बनाना किसी गैरेज डोर ओपनर बनाने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इवन उन्होंने अपने एक इंजीनियर को ऑर्डर भी दे दिया कि तुम इसको $55,000 में बनाकर दोगे। कहां $1.2 लाख और कहां $55,000।
ऐसी एक सप्लायर था जो एल्यूमिनियम डोम्स सप्लाई करता था। ये एल्यूमिनियम डोम्स रॉकेट के फ्यूल टैंक के ऊपर लगाए जाते हैं। उस सप्लायर ने भी प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया था, तो इलॉन ने कहा कि इसको भी हम खुद ही बना लेंगे। ऐसे ही इन हाउस प्रोडक्शन पर फोकस करते करते रॉकेट्स के 70% कंपोनेंट स्पेसएक्स ने इन हाउस ही बनाना शुरू कर दिया। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि भाई मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन इसका ऐसा है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन वो जल्दी और टॉप नॉच क्वालिटी में चाहिए। और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के चलते वो कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करने की धमकी भी देते हैं, और इलॉन को लगा तो ऑन द स्पॉट फायर भी कर देते हैं। उनका ऐसा ही एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है। जब स्पेसएक्स अपनी पहली रॉकेट फैल्कन 1 के लिए काम कर रहा था, तो सेम टाइम पर इस रॉकेट में लगाने के लिए मर्लिन नाम के एक रॉकेट इंजन पर भी काम चल रहा था। एक मीटिंग में इलॉन ने टॉम मलर, जो कि उनके इंजन डिजाइन के इंचार्ज थे, उससे कहा कि जितना टाइम पहले शेड्यूल था उससे आधे टाइम में मुझे ये इंजन रेडी चाहिए। इस पर टॉम कहता है कि आपने ऑलरेडी टाइम पहले ही आधा कर दिया था, अब आप उसमें भी टाइम को और आधा नहीं कर सकते हो। यानी इलॉन मस्क जो इनिशियल टाइम डिसाइड किया गया था उसके 1/4 टाइम में इंजन रेडी करने को कह रहे थे। लेकिन टॉम का ये रिप्लाई सुनकर इलॉन बहुत गुस्सा हो गए और टॉम को कहा कि तुम मुझे मीटिंग के बाद मिलना। अब मीटिंग के बाद टॉम इलॉन की केबिन में गया तो इलॉन उससे कहते हैं कि अगर तुम इंजन डिजाइन के इंचार्ज बने रहना चाहते हो तो मैं जब भी कुछ मांगू वो तुम मुझे दोगे। यानी कि इनडायरेक्टली टॉम को फायर करने की धमकी दे दी। अब ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक बार तो इलॉन ने हद ही पार कर दी। 2006 में जब स्पेसएक्स अपनी पहली रॉकेट फैल्कन 1 को पहली बार टेस्ट करने वाला था, उसके 1 घंटे पहले तक इलॉन मस्क ये सोच रहे थे कि उनका जो फ्यूचर रॉकेट होगा उसके कंपोनेंट्स के लिए एल्यूमिनियम एलॉय का ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। तुरंत वो क्रिस थॉमसन नाम के इंजीनियर को बुलाते हैं और जब पता चलता है कि उसने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो वहीं पर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। इसी से आप उनका काम को लेकर जो ऑब्सेशन है उसका अंदाजा लगा सकते हो कि 4 साल की मेहनत के बाद उनके कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है, अभी तक उसका टेस्ट सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है। और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में ये बंदा ये सोच रहा है कि अगले रॉकेट के लिए मटेरियल के ऑर्डर प्लेस हुए हैं या नहीं। आपने कई लोगों से, कई आर्टिकल से एक बात सुनी होगी कि इलॉन मस्क एक एलियन है जो कि मार्स मिशन के थ्रू अपने घर पर वापस जाना चाहता है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, आज की डेट में इलॉन मस्क के जितने भी बिजनेसेस हैं जहां से वो पैसा कमा रहा है, उसका एंड गोल क्या है पता है? मार्स को कॉलोनाइज करना। इस बंदे के लिए पैसा सिर्फ एक टूल है जो इसके मार्स मिशन को पूरा कर सकता है, नथिंग मोर देन दैट। इस मिशन को लेकर वो कितने ऑब्सेस्ड और पागल हैं वो आप इस एक इंसिडेंट से समझ जाओगे। 2002 में जब स्पेसएक्स शुरू हुआ था, उसी दिन से हर वीक इलॉन मस्क इस कंपनी में मार्स कॉलोनाइजर नाम की एक मीटिंग रखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अभी के लिए स्पेसएक्स की जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनका और इस मीटिंग का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इलॉन मस्क ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं जस्ट टू डिस्कस कि मार्स कॉलोनी कैसी होगी और उसको कैसे चलाया जाएगा। इंटरेस्टिंग, जब इलॉन इस मीटिंग में अपने मार्स मिशन को विजुलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका मूड फ्रेश हो जाता है। यानी ये बंदा एक ऐसी चीज के लिए इतना ऑब्सेस्ड है जो पता भी नहीं कभी सच हो पाएगी या नहीं। अच्छा, ये भी छोड़ो, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो इलॉन मस्क पॉडकास्ट्स, मीटिंग्स, आउटिंग्स मोस्टली हर जगह पर एक ही टाइप की टी-शर्ट पहनकर जाते हैं, ऑक्यूपाई मार्स। नॉर्मल जगह पे तो छोड़ो, इवन ये बंदा जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था तब भी इसने यही टी-शर्ट पहनी थी। इलॉन के इन सब हरकतों से ईजिली समझ में आता है कि ये बंदा अपने गोल के लिए किस लेवल पे ऑब्सेस्ड है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हो गया, इस चीज के 2 और पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप इलॉन की इन हरकतों को एज एन इलॉन एडमायरर और फैन बॉय देखोगे तो आपको लग सकता है कि भाई क्या जीनियस बंदा है इलॉन मस्क। लेकिन वहीं अगर आप इलॉन मस्क को उसके कोवर्कर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर आप इसको जीनियस नहीं साइको कहोगे। बाय द वे, इस पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताओ। अगले 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो एंड इमेजिन इलॉन मस्क। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए की लग्जरी कार से घूम रहा होगा, एक आलीशान बंगलों में रह रहा होगा, सैकड़ों लोग जिसके आगे पीछे घूम रहे होंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स इलॉन मस्क का नाम सुनते ही 99% लोगों के दिमाग में यही बातें आने वाली हैं। बट व्हाट इफ आई से कि आज स्पेसएक्स के अंदर जो बंदा मार्स पे जाने की बातें करता है, एक टाइम पे वो खुद के ही घर में अकेला हुआ करता था। न्यूरालिंक से लोगों का आईक्यू बढ़ाने वाला इलॉन मस्क कभी खुद ट्रॉमा में था। इनफैक्ट कभी इतना इंट्रोवर्ट था कि स्कूल में उसका कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया था। तो कईयों को ये बात शायद डाइजेस्ट नहीं होगी, बट लेट मी टेल यू कि इलॉन का बचपन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। जब इलॉन सिर्फ 3 साल के थे तब उनकी मां ने नर्सरी में उनका एडमिशन करवा दिया था। प्रिंसिपल ने उन्हें वार्न भी किया था कि इतनी जल्दी स्कूल में डाल दोगे तो शायद हो सकता है कि स्कूल के बाकी बच्चों से उसके वाइब्स मैच ना हो और उसे सोशल चैलेंज फेस करने पड़े। I wanted him to go to nursery school. They said, well, he'll make it in about 2 days, but you really should keep him back.
Yeah, because otherwise he'll be a little socially challenged. इवन प्रिंसिपल ने तो उन्हें 1 साल रुकने की सलाह भी दी थी। And I said, you don't understand. I have a genius son. He needs to talk to someone besides me. Every mother thinks the child is a genius. लेकिन इलॉन की मां ने रुकने से मना कर दिया और इलॉन का एडमिशन करवा दिया। अब क्योंकि इलॉन क्लास में सबसे छोटा था तो उसकी बाकी बच्चों से बनती नहीं थी, जिसके चलते ना उसका कोई दोस्त बन पाया और ना ही उसका स्कूल में मन लगता था। इवन इलॉन के ऐसे बिहेवियर को देखकर स्कूल वालों को लगा कि शायद इसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो उन्होंने लिटरली इलॉन का हियरिंग टेस्ट भी करवाया था। लेकिन फॉर्चुनेटली इलॉन के कान बिल्कुल सही सलामत थे। चलो स्कूल को तो एक बार के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन इलॉन के घर की सिचुएशन तो इससे भी ज्यादा ट्रॉमेटिक थी। इलॉन के घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उनके पापा हर रोज उनकी मां को फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते थे। They went into a news cubby thing and said, well, I'm sorry, Roland is very violent. And Elon would be hitting his dad at the back of his legs, and then when he was 8, we left. Father has serious issues. Okay. Well, so you didn't have a happy childhood? It was very violent? और जब इलॉन सिर्फ 8 साल के हुए तब तक उनके पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो चुका था। डिवोर्स के बाद शुरुआत के 2 साल तक इलॉन अपनी मां के साथ डर्बन में रहते थे, लेकिन उसके 2 साल बाद यानी जब इलॉन 10 साल के हुए तब वो वापस से अपने पापा के पास प्रिटोरिया चले जाते हैं। अब अपनी मां को छोड़कर इलॉन अपने पापा के पास क्यों गए थे, इसका रीजन जानकर आप इसको साइको कहोगे। इसका रीजन क्या था ये मैंने वीडियो में आगे इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अभी के लिए इलॉन की स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो बैक टू अ स्टोरी। जब इलॉन मस्क अपने पापा के पास प्रिटोरिया वापस आ गए थे तब उनके पापा ने उनका एडमिशन प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में करवा दिया था, जो उस टाइम पर साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल था और इवन आज भी है। लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इलॉन मस्क हमेशा से अकेले अकेले ही रहते थे, सोशली ऑकवर्ड थे, तो इसी एक रीजन की वजह से प्रिटोरिया की इस स्कूल में उनके साथ एक बहुत भयंकर इंसिडेंट हो गया। जब इलॉन 12 साल के थे तब एक बार उनकी स्कूल के सभी बच्चों को वेल्ट स्कूल नाम के एक विल्डरनेस सर्वाइवल कैंप में ले जाया गया। अब नॉर्मली ये सर्वाइवल कैंप्स वगैरह हमारे इंडिया में नहीं होते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। इस कैंप में एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे को बुली करना सब कुछ अलाउड था। इस कैंप में ज्यादातर बच्चे अपना अपना ग्रुप बनाकर रहते थे, लेकिन क्योंकि इलॉन का कोई दोस्त नहीं था और ऊपर से वो क्लास में सबसे छोटे भी थे, तो इस कैंप में वो अकेले ही थे और इसी का फायदा उठाकर क्लास के बड़े बच्चों कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ में दोस्त ना बन पाना, बचपन से घर में माँ बाप का कलेश देखना, इन सब चीजों ने इलॉन के बिहेवियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर दिया था। वो पूरे दिन अकेले बैठकर सिर्फ बुक्स पढ़ते थे। I mean, he'd read everything in the library in Durban. So he had the opportunity to actually read the whole encyclopedia. किसी के साथ भी उनका कोई इंटरैक्शन नहीं होता था। इन सब से उनकी सोशल स्किल्स ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई और वो एस्पर्जर सिंड्रोम से अफेक्ट हो गए। लेकिन अब ये एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होता है? सिंपल सा, आई डोंट केयर, डोंट एडवर्टाइज। यू डोंट वांट देम टू एडवर्टाइज, नो जिप। A2 के ऑफिस में खुद के भाई को मुक्के लगा दिए थे, जिस पर उसके भाई ने इलॉन के हाथ को ऐसा काट दिया था कि उसे लिटरली टांके लगाने पड़े थे। उनके भाई किम्बल खुद कहते हैं कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसके साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। He was holding his fist up. He was going to punch me in the face, and I didn't know he actually would punch me in the face, but I did know that he was pretty fiery, and I had no defense. So the only defense I had was I grabbed his fist and I shoved it, and I tore a piece of skin off his fist. Yeah, so I had to go get stitches. आज बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको पकड़ते हैं और फिर उसके अराउंड कोई अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में ना इलॉन रात रात भर साइंस फिक्शन पढ़ते थे और फॉर्चुनेटली उनके पापा भी खुद एक इंजीनियर थे, तो घर में भी फिजिक्स वगैरह को लेकर एक माहौल था, जिससे ऑटोमेटिक इलॉन मस्क का फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब आगे जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने अल्टीमेटली फिजिक्स में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और उसी दौरान इलॉन वे अपना पर्पस और गोल्स सेट कर लिए थे, एंड दैट वाज स्पेस, इंटरनेट एंड सस्टेनेबल एनर्जी। और आज अगर आप SpaceX, स्टारलिंक और टेस्ला उठाकर देखोगे तो ये सभी कंपनीज इलॉन के इस गोल से प्रॉपर्ली अलाइन होती हैं। 1991 में जब इलॉन क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब एक दिन वो एक पार्टी में गए थे। उस पार्टी में उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखती है। अब गेस करो भाई ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या पिकअप लाइन मारी होगी। क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचा है? और ये पिकअप लाइन सर जी ने तब मारी थी जब मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं था। अब इलॉन की इन हरकतों को देखने के बाद लगता है कि ये बंदा साइको है, लेकिन फिर लगता है कि भाई इसको अगर साइको कहें तो ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, दुनिया की टॉप कंपनीज ओन करता है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है।
सो हाउ कैन वी कॉल हिम अ साइको? ही इज सच अ जीनियस एट द सेम टाइम। इसीलिए आज लोग इलॉन मस्क की सक्सेस को तो देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि व्हाट इज हिडन बिहाइंड द मास्क ऑफ मस्क। अभी कुछ दिनों पहले यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बन गए, और इसके लिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इन कैंपेन में $50 मिलियन खुद की जेब से लगा दिए थे, और इसी की वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लिए लार्जेस्ट डोनर बन चुके थे। इवन इस इलेक्शन के टाइम पर फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट नाम का एक पिटिशन था, जिसको साइन करने के लिए मस्क ने डेली $1 मिलियन का गिव अवे भी रखा था, जिसके चलते उन पर लीगल चार्जेस भी लगे थे कि वो पैसे देकर वोटर्स को खरीद रहे हैं। इवन ट्रंप के सपोर्ट में इलॉन मस्क ने टेलर स्विफ्ट, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, उसको भी नहीं छोड़ा। Twitter.com Laura33 is extremely negative. She's extremely boring. I'm sure she's a good person, but surely you are her feigned necessity. लेकिन आगे जब डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं हो पाए और बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए, तब इलॉन मस्क की सभी कंपनीज के शेयर्स भयंकर तरीके से गिर जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट उनके कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। इफ ही लूजेस मैन ट्रंप इनेड इलॉन। लेकिन इलॉन मस्क ने ये रिस्क सोच समझ के लिया था या ऐसे ही ट्रंप के सपोर्ट में खड़े हो गए थे? इस पर मैंने पार्ट 2 में इन डेप्थ बात की है, लेकिन अभी के लिए इस मुद्दे पर स्टिक रहते हैं। इलॉन का एक कांड तो इससे भी बड़ा था, जब उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल इंसान से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। देखो, ये जॉर्ज सोरोस है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि ये इंसान इतना पावरफुल है कि इसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम का टाइटल मिला हुआ है। तो इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ से 2018 में $18 बिलियन यानी अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस डाल दिए थे। और इनकी ये फाउंडेशन 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया। और इवन इनके बारे में अलेजिडली ये भी कहा जाता है कि इस इंसान में इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने की कसम खा रखी है, और इसके लिए वो अलेजिडली इंडिया के कई पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स भी देते हैं। अगर आप इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो यू विल सी कि ये अपेरेंटली ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार इलॉन मस्क ने ओपनली कह दिया था कि जॉर्ज सोरोस ह्यूमैनिटी के ही अगेंस्ट है। अब एक इतने पावरफुल इंसान को लेकर इतनी बड़ी बात ओपनली कह देना मतलब एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट इलॉन मस्क जैसे इंसान के बिजनेसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। इवन एक इंटरव्यू में इलॉन से इंटरव्यूअर ने पूछा भी था कि हो सकता है कि जो लोग आपकी टेस्ला कार्स खरीदते हैं वो आपके स्टेटमेंट से एग्री ना करें, तो फिर आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जो आपको लॉस में डाल सकता है? तो इस पर इलॉन मस्क का कुछ ये आंसर था। Yeah, I think it's true that my opinion, okay, but why share it? Why share it? Especially, I mean, फरवरी 2002 में जब इलॉन रशिया में रॉकेट खरीदने गए थे, तब उनके साथ जिम कैंटल नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर साथ में थे। लेकिन जब वहां पर डील नहीं हुई और इलॉन वापस अमेरिका आ गए, तो उन्होंने सोचा था कि अब वो खुद की ही एरोस्पेस कंपनी शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये बहुत रिस्की काम था, इसीलिए एज एन एम्प्लॉय जिम ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर इलॉन से कई सारी गारंटीज मांगी, लेकिन इलॉन ने उसको मना कर दिया और खुद को ही स्पेस एक्स का चीफ इंजीनियर बना दिया। ऑल्सो जब वो स्पेस एक्स शुरू कर रहे थे, तब उनके एक दोस्त एडियो रेसी ने कहा था कि ये एक बहुत रिस्की काम है, तो उस पर इलॉन ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मैं अपना सारा पैसा लूज कर दूंगा। लेकिन आज अगर रिस्क समझकर मैंने ये नहीं किया तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी और हम हमेशा के लिए धरती पर ही रह जाएंगे। इसके बाद उसी साल यानी अक्टूबर 2002 में इलॉन ने $1 मिलियन स्पेस एक्स बनने के लिए साइन कर दिया था। मोस्ट ऑफ द लोग ना एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लेकिन इलॉन मस्क का काम कुछ अलग ही है। ये रिस्क लेने के टाइम पर ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, सीधा उसमें घुस जाते हैं। स्पेसएक्स के अलावा आप टेस्ला को देख लो, जब ये शुरू हुआ तब इंडिया में ही ईवीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था। ऑल्सो टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज भी ईवीज बनाने से डर रही थीं, क्योंकि ईवीज कोई खरीदता ही नहीं था। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में किसी ईवी कंपनी को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था। अब फरवरी 2004 में टेस्ला ने $7.5 मिलियन रेज किया और आगे 2008 में इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब आपको यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी के फाउंडर्स को खुद पैसे देकर टेस्ला की चेयरमैन की पोजीशन से हटवा दिया और इसके बाद खुद को चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब टेस्ला की डिलीवरी शुरू होनी थी, तब टीम ने कहा कि इस लॉन्च को हमें दोबारा से पोस्टपोन करना पड़ेगा। बट इस बार इलॉन कहता है कि ये जो वेदर है वो पहले से बहुत अच्छा है, लेट्स लॉन्च। इसके बाद फैल्कन 9 को लॉन्च किया गया और फॉर्चुनेटली लॉन्च सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आप सोचकर देखो कि ये लॉन्च सक्सेसफुल हो गया इसीलिए तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्च फेल हुआ होता तो इसमें कितना बड़ा रिस्क था।
और ऐसा भी नहीं कि इलॉन के पास फैल्कन 9 को लॉन्च करने के लिए कोई डेडलाइन थी या कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो आराम से 1-2 दिन बाद भी उसे लॉन्च कर सकते थे। लेकिन इस बंदे के अंदर रिस्क लेने वाला जो ट्रेट है वो सच में बहुत क्रेजी है। इलॉन के एक दोस्त हैं पीटर थील नाम से, जिन्होंने इलॉन के साथ बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और अगर मैं इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं तो मस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। जिस तरह मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बेयर ग्रिल्स का नाम सुनते ही घने जंगल, खूंखार जानवर और कीड़े मकोड़े याद आते हैं, वैसे ही इलॉन मस्क का नाम सुनते ही मशीन्स, रोबोट्स, रॉकेट्स, ऐसी फिजिक्स ओरिएंटेड चीज़ें याद आती हैं, जिससे शायद हो सकता है कि फ्यूचर में अगर इलॉन के ऊपर कोई शो बना तो उसका नाम मैन वर्सेस मशीन हो। इलॉन जब बहुत छोटे थे तब उनको टॉय रॉकेट्स और एक्सप्लोजिव्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तब उन्होंने साइंस फिक्शन पढ़ना शुरू किया, जिससे उनका रॉकेट्स में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डीप हो गया। अब क्योंकि इलॉन का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रहते थे और अपनी फ्री टाइम में कुछ ना कुछ अटपटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। जैसे कि एक बार इलॉन ने ब्रेक ऑयल और स्विमिंग पूल में डालने वाले क्लोरीन को मिलाकर धमाका कर दिया था। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इलॉन के पापा उनके मम्मी को फिजिकली अब्यूज़ करते थे। तो जब उनका डिवोर्स हो गया था तब इलॉन 2 साल तक अपनी मम्मी के साथ डर्बन में रहने चले गए थे और उनके पापा प्रिटोरिया में रहते थे। लेकिन उसके 2 साल बाद इलॉन वापस से अपने पापा के पास प्रिटोरिया आ गए, जस्ट बिकॉज उनके पापा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और इसीलिए उनके घर में कई सारी इंजीनियरिंग टूल्स पड़े रहते थे। तो यहीं से यू कैन इमेजिन कि इलॉन को मशीन्स का कितना क्रेज होगा। इलॉन के पापा के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स थीं। आई हैड अ लॉट ऑफ नाइस कार्स ड्यूरिंग इलॉन यूथ, पोर्शे एंड मसराटीज, बेल्ट्स, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते थे। अब कार्स की बात चली रही है तो इलॉन मस्क की ये वाली स्टोरी भी सुनो। जब इलॉन मस्क कॉलेज में थे तब उनके पास एक 20 साल पुरानी BMW 320 आई थी। अब ये जो कार थी उसमें 4 गियर्स थे, लेकिन इलॉन भाई को चाहिए थे उसमें 5 गियर्स। तो भाई ने क्या किया पता है? अपने छोटे भाई किम्बल को लिया, कबाड़ी वाले के पास गए, उनके पास से अलग अलग पार्ट्स कलेक्ट किए, फिर वहां से दोनों भाई एक मैकेनिक के पास चले गए और उनसे कुछ टूल्स लेकर खुद ही उस 4 गियर कार को 5 गियर में मॉडिफाई कर दिया। इवन ऐसा ही एक और इंसिडेंट है। 1994 में इलॉन और उनका छोटा भाई कहीं जा रहे थे। तब रास्ते में बार बार उनकी कार खराब हो रही थी। रास्ते में एक रोड साइड मैकेनिक से उन्होंने वो कार रिपेयर भी करवाई, लेकिन फिर भी वो कार बार बार बंद पड़ रही थी। तो फाइनली इलॉन और किम्बल खुद कार को धक्का देकर एक ट्रक स्टॉप तक लेकर गए और वहां पर खुद इलॉन ने पूरे इंजन को खोलकर वापस उसे फिट कर दिया। हार्डवेयर के साथ साथ इलॉन बचपन से ही कोडिंग भी सीखते थे। जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक गेम भी डिजाइन किया था। और कहीं ना कहीं इलॉन की यही क्यूरियोसिटी, यही नॉलेज आगे चलकर उनकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। इलॉन जब बहुत छोटे थे तब उनको टॉय रॉकेट्स और एक्सप्लोजिव्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तब उन्होंने साइंस फिक्शन पढ़ना शुरू किया, जिससे उनका रॉकेट्स में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डीप हो गया। अब क्योंकि इलॉन का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रहते थे और अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ अटपटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। जैसे कि एक बार इलॉन ने ब्रेक ऑयल और स्विमिंग पूल में डालने वाले क्लोरीन को मिलाकर धमाका कर दिया था। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इलॉन के पापा उनकी मम्मी को फिजिकली अब्यूज़ करते थे। तो जब उनका डिवोर्स हो गया था तब इलॉन 2 साल तक अपनी लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी वजह से उनके लॉन्च का शेड्यूल 4 महीने से डिले हो गया। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कोशिश करो और वो काम हो ही जाए, कई दफ़ा वो नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब इंसिडेंट से पता चलता है कि इलॉन मशीन से कितना अटैच्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में हमने अभी तक ये 5 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। इन 5 चैप्टर्स में हमने इलॉन मस्क के बिहाइंड द मास्क से लेकर उनका काम को लेकर ऑब्सेशन, मशीन्स को लेकर उनका अटैचमेंट और उनके वियर्डनेस से लेकर उनके रिस्क टेकिंग बिहेवियर तक ऐसे हर एस्पेक्ट को इन डेप्थ स्टडी किया है। इससे वी गॉट टू नो, एक्चुअली वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि ये बंदा सच में जीनियस है या थोड़ा साइको। क्योंकि जिस तरह से उनका बिहेवियर है, जिस तरह से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जिस तरह से वो कभी कभी रिएक्ट करते हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, अ जीनियस एंड अ साइको। अब इस डॉक्यूमेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। देखो, जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही कहा था कि इलॉन मस्क के बारे में इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और वो सभी इतनी इंटरेस्टिंग है, उस इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कंपाइल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये जो पार्ट 1 था वो सिर्फ इलॉन मस्क के लाइफ का एक ओवरव्यू था, या कह लो एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर जो है वो पार्ट 2 में आएगी, क्योंकि इस पार्ट 1 में हमने मोस्टली उनके पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर किया है। प्रोफेशनल लाइफ पर तो हम लोग अभी इन डेप्थ पहुंचे ही नहीं है। अब जो पार्ट 2 होगा उसमें इलॉन मस्क के लाइफ के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कवर होने वाले हैं। लाइक इलॉन मस्क के स्टारलिंक, न्यूरालिंक का हिडन एजेंडा क्या है,
क्या इलॉन मस्क अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इज ही प्लानिंग फॉर दैट? क्या इलॉन मस्क के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देंगे? ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पार्ट 2 में कवर की हैं। और हाँ, ऐसी वीडियोस बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, दिन रात लिटरली एक करना पड़ता है। तो इसे जितना हो सके अपने सभी बिजनेस माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वरना बिंदास होकर डिसलाइक मार दो। और साइको और जीनियस में आपका आंसर क्या है, कमेंट्स में बताना।